Good morning, students of class 9. I am going to teach you bio, chapter 2nd, cell, the fundamental unit of life. ये चैप्टर बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है और एक बार रिवीजन भी हो चुका है। आज हम लोग दोबारा इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले जाने डिफिनीशन। सेल का डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज सेल? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सेल की डिस्कवरी कब हुई, किसने किया? सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, जब वो एक कॉर्क के थिन स्लाइस को अपने बनाए माइक्रोस्कोप के द्वारा देख रहा था तो उसने उसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह का स्ट्रक्चर देखा, जो छोटे छोटे बहुत सारे चैम्बर्स का बना हुआ था। इस चैम्बर्स को ही उसने सेल कहा। ये वर्ड सेल एक लैटिन वर्ड सेलुली से लिया गया है, सेलुली जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम। तो चूंकि रॉबर्ट हुक को ये सेल छोटे छोटे चैम्बर्स के रूप में दिखा, इसीलिए उसने इन छोटे छोटे चैम्बर्स को सेल नाम दिया। इसके बाद सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ। रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल को देखा था, लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल को और फ्री सेल को, एक सेल सिंगल सेल को देखने का काम ल्यूवेनहॉक ने किया। इसके बाद और भी दूसरे दूसरे साइंटिस्ट ने सेल का स्टडी किया और सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को पाया, जैसे न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और इस तरह से कुछ ही समयों में सेल के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स की जानकारी साइंटिस्ट लोगों को मिल गई और उन सारे फैक्ट्स के आधार पे स्लीडेन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट ने मिल करके सेल थ्योरी प्रपोज किया। तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया? स्लीडेन एंड स्वान। हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी? स्लीडेन एंड स्वान प्रपोज्ड सेल थ्योरी। इसके बाद एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम आर भरकॉ था, उन्होंने इस सेल थ्योरी को फिर से रिवाइज किया, मॉडिफाई किया। यानी सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय आर भरकॉ, proposed by Sleeden and Swan and modified by आर भरकॉ। इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट्स के बने होते हैं, और कोई भी सेल खुद से एराइज नहीं होता है, बल्कि प्रीवियस सेल से ही एराइज करता है। एक ऑर्गेनिज्म के जितने भी गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसके सारे सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल सम होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से अपना लाइफ शुरू करता है। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक ही सेल से, सिंगल सेल से हम लोग अपना लाइफ स्टार्ट किए हैं। तो ये सारी बातें सेल थ्योरी में आती है। और सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, अपवाद है वायरस, चूंकि वायरस में कोई सेल नहीं होता है। सेल का शेप और साइज। सेल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। हर सेल का शेप अलग अलग होता है और इसका शेप उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, या कहें कि फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका शेप होता है और शेप के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन होता है। सेल का साइज, सेल यूँ माइक्रोस्कोपिक होता है, टीनी स्ट्रक्चर है, ये नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, यानी बहुत छोटा होता है।
लेकिन कुछ सेल ऐसे भी हैं जिसको कि हम नंगे आँखों से, जैसे ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है जिसको कि हम देख भी सकते हैं, यानी सेल का साइज भी डिफर करता है। टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सेल्स में न्यूक्लियस के हिसाब से या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के हिसाब से दो प्रकार का होता है। वैसे सेल जिनमें कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया। और जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल है उसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूकैरियोटिक ये मॉडर्न सेल है, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स है। यूकैरियोटिक मॉडर्न सेल है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। जैसे जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, इनके पास यूकैरियोटिक सेल्स है। सेल की संख्या के हिसाब से ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो सेल के साइज पर नहीं बल्कि सेल की संख्या पर डिपेंड करता है, कितने सेल्स हैं। यदि एक सेल है तो यूनिसेलुलर कहलाता है ऑर्गेनिज्म, और एक से अधिक सेल है तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। अब देखें डिफरेंट जोन्स इन द सेल। सेल का जब हम स्टडी करते हैं तो सेल को कई जोन में बांटते हैं, 3 जोन में मेनली बांटते हैं। पहला है उसका आउटर बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। दूसरा है सबसे बीच का सेंट्रल बॉडी जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं। और तीसरा न्यूक्लियस का जो बाउंड्री है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो जोन है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। सेल एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेल इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था। तो किसी भी संस्था को स्मूथली फंक्शन करने के लिए उसके जितने जो भी कंस्टिट्यूएंट हैं उन सबको कोऑर्डिनेशन में काम करना जरूरी होता है, और साथ ही साथ उनमें लेबर का डिवीजन, कामों का बंटवारा आवश्यक है। तो सेल में भी कई पार्ट होते हैं, कई ऑर्गेनल्स होते हैं, इसीलिए सभी ऑर्गेनल्स के बीच में कामों का बंटवारा जरूरी है ताकि सेल प्रॉपरली वर्क कर सके। इसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर के लिए सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में जो कि वाइटल जगह है, वाइटल प्लेस है सेल में, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वहीं होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रॉपरली करने के लिए बहुत सारे टीनी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कि सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और सभी सेल ऑर्गेनल्स का अपना अपना स्पेसिफिक वर्क होता है जिसको कि वो करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोजोम्स, लाइसोजोम्स, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स है, सबका अपना अपना फंक्शन है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, साथ ही साथ ये सिक्रेशन का काम भी करता है, सिंथेसिस का काम करता है, लिपिड बनाता है, प्रोटीन बनाता है। गोल्जी बॉडी जो कि पैकेजिंग का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोडक्शन करता है उसका पैकेजिंग का काम करता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम को पैकेजिंग करता है ये गोल्जी बॉडी लाइसोजोम्स बना करके। साथ ही साथ लिपिड एंड प्रोटीन बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी बॉडी उस लिपिड एंड प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करता है। तो इस तरह से सभी सेल ऑर्गेनल्स का अपना अपना काम है। अभी हम नोट्स भेज रहे हैं, उस नोट्स में सभी डिटेल में सारी बातें लिखी हुई है। तो आप लोग होमवर्क में नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा और एक्सरसाइज करने का काम करेंगे। इस तरह से ये लेसन दोबारा रिवीजन भी हो गया। अब आप लोग याद करने का काम करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।